हेलो। आज हम बात करेंगे लर्न हाउ टू लोकेट कंट्रीज़ एंड रीजन्स पार्ट 2, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है वो मैं पहले बना चुका हूँ और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे किस कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। कैसे भी कोई एक छोटी से छोटी कंट्री है उसको हम पता लगा सकते हैं कि वो किस एरिया में पड़ता है, किसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है। और उसकी छोटी मोटी अगर हम देख सकें तो फॉरेन पॉलिसी भी पता कर सकते हैं। एंड ये भी पता कर सकते हैं कि वो पिन पॉइंट किस एरिया में लोकेट करता है। तो आज हम बात करेंगे एशिया के बारे में। कल मैंने मोटे मोटे तौर पर बात किया था, लेकिन आज मैं डिटेल्ड एक कॉन्टिनेंट बेस्ड के बारे में बात करूंगा और वो है एशिया। तो एशिया के बारे में अगर आपको पता करना हो तो आपको एशिया को करीब करीब 5 भाग में बांटना पड़ेगा। पहला भाग हुआ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एशिया, मीन्स चाइनीज़ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखता है, इन्फ्लुएंस रखता है। फिर इंडियन इन्फ्लुएंस एशिया, मीन्स जहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखता है। फिर जापानीज़ इन्फ्लुएंस एशिया, जहाँ पर जापान अच्छा खासा डोमिनेंस रखता है, मिलिटरली ना तो इकोनॉमिकली ही सही। फिर रशियन इन्फ्लुएंस एशिया, मीन्स रशिया जो है वो सिर्फ यूरोप में ही अपना दमखम नहीं रखता, यूरोप में ही सिर्फ उसका वजूद नहीं है, बल्कि एशिया में भी वो अच्छी खासी पकड़ रखता है। इसको मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। फिर अरब इन्फ्लुएंस एशिया, मीन्स अरब जो है, मिडिल ईस्ट जो है, वो सऊदी अरब है, ईरान हुआ, इराक हुआ, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखता है। अगर उसको आपको लोकेट करना है तो आपको एक अरब के तौर पर, अरब पॉलिटिक्स के तौर पर उस एरिया को देखना पड़ेगा, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर में उस एरिया का क्या अपना महत्व है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले चाइनीज़ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मीन्स ये हो गया चाइना का मैप। लेकिन चाइना का मैप हो गया तो यहाँ पर चाइनीज़ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एशिया को जानने के लिए चाइना, इंडिया, जापान, रशिया एंड अरब में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर चाइना के लोकेशन को जानना पड़ेगा। चाइना के लोकेशन को अगर हम जान लिए तो उसके बाद उसके जितने भी पड़ोसी देश है, जस्ट लाइक अगर हम नॉर्थ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, फिर से ताइवान हुआ, हांगकांग हुआ, मकाऊ हो गया, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, म्यांमार हो गया, कुछ हद तक बोल सकते हैं बांग्लादेश भी, और इस ये जो मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साउथ चाइना सी दिखेगा। ये जो मैंने इंसर्कल किया है वो साउथ चाइना सी है। और यहीं पर नैन डैश लाइन है जहाँ पर चाइना बोलता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, क्योंकि पिछले सैकड़ों सालों से जो उसके नाविक हैं, सेलर है, वो जाते रहे हैं साउथ चाइना सी में, इसलिए उसके हो गया। मीन्स वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, फिर से ये मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इनका जो अपना ये लोग जो बोलते हैं कि हमारा भी स्टैंड है, हमारा भी एक स्टेक है साउथ चाइना सी में, तो इनके स्टेक को वो नज़रअंदाज करता है, बोलता है बिल्कुल आपका कुछ नहीं है। और ये जो पूरा एरिया है वो सैकड़ों सालों से चाइना के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है, इसलिए मैं इस एरिया को चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एशिया के कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाइना हर जगह मौजूद है। हर कंट्री में चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो, और हर जगह इंटरवीन भी करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वियतनाम में जब अमेरिकन वापस आ गए 1979 में, वहाँ पर चाइनीज़ इंटरवीन किया, लेकिन वियतनामीज़ जो थे उन्होंने, जब अमेरिकन को हरा चुके थे वो, तो उन्होंने चाइनीज़ को भी हरा दिया और चाइनीज़ को खदेड़ भगाया। लेकिन आज के डेट में 21st सेंचुरी चाइना को देखें तो वो हर जगह प्रेजेंस है, और खासकर ये साउथ चाइना सी में तो बहुत ज़बरदस्त उसकी पकड़ है थ्रू साउथ चाइना सी। सो आगे हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया जो मैं इंसर्कल कर रहा हूँ। सॉरी, ये मैंने बांग्लादेश को भी ले लिया है, हालांकि ये ओल्ड बंगाल का पार्ट है, और पता नहीं किसी ना किसी दिन आगे चलकर भारत के भाग्य सही हो तो ये फिर से भारत का पार्ट बन जाए। अच्छा है, मैं तो दुआ करता हूँ। खैर, यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पर मालदीव हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और ये ऊपर अफ़गानिस्तान हो गया। तो यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे कि जो हम न्यूज़ में डेली सुनते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पर इंडिया डायरेक्ट तौर पर इंडिया का इन्फ्लुएंस दिखने को मिलता हो, चाहे कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो, एवरीथिंग्स। जस्ट लाइक अगर हम रिसेंट टाइम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका में क्राइसिस आया हुआ, श्रीलंका ने बहुत भारी कर्ज लिया है चाइना से। वो चाइना से बोल रहा था कि मेरी मदद करो, लेकिन चाइना ने डिक्लाइन कर दी। चाइना ने बोला नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वो IMF के पास गए, बोला कि IMF को कि प्लीज़ मेरी मदद करनी, कोई मदद करनी नहीं है। तो इंडिया ने वहाँ पर उसकी मदद की, श्रीलंका की। फिर से बांग्लादेश जो है वो भी मुसीबत में है, बांग्लादेश को भी मदद दे रहा है भारत। यहाँ पर पाकिस्तान जो, उसको भी कई बार भारत ने प्रस्ताव दिया है मदद करने को, लेकिन हालांकि बोल सकते हैं एक एरिया का हर एक गली मोहल्ला में एक मतलब बदमाश बच्चा होता है, बिल्कुल वही बदमाश बच्चा। अगर मैं आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बताऊँ, साउथ एशिया में बताऊँ, तो वो पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है, मालदीव्स में किया है, फिर से मैं कहूँ तो आपको म्यांमार में किया है। तो ये हो गया इंडियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर अगर हम आपको टोक्यो फिर के बारे में बात करूँ, मीन्स जापान के बारे में बात करूँ, तो जापान का तो मैप ये है, जापान मतलब आइलैंड कंट्री है। लेकिन मैं आपको जापान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूं, तो जापान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि वो इकोनॉमिकली बहुत देश में प्रेजेंस रखता है, जस्ट लाइक साउथ कोरिया हो गया, या फिर से मैंने आपको ये बताया था ना साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में उसकी गजब की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो चाहे आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा, आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, मलेशिया में देखने को मिलेगा, ब्रुनेई में देखने को मिलेगा, वियतनाम तक देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा जापानीज़ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। फिर से मैं आपको बात करूँगा रशिया के बारे में। रशिया जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यूरोप में भी ज़बरदस्त है, उतना ही एशिया में भी है। जस्ट लाइक अगर हम ओल्ड सोवियत यूनियन के बारे में बात करें, तो ओल्ड सोवियत यूनियन में ये सारी कंट्रीज़ थे, ये जिनको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ सारी कंट्री, सॉरी ये ईरान नहीं था, ये सारी कंट्री थी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एशियन पार्ट के बारे में बात करूँ, तो उसमें सेंट्रल एशिया आ जाता है। ये कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ गया। फिर से जॉर्जिया के बारे में बात करूँ, जॉर्जिया डिस्प्यूटेड है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये यूरोप का पार्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एशिया का पार्ट। हालांकि ये रीजन को कॉकेसस रीजन कहा जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं कि कॉकेसस जो लोग होते हैं वो शुद्ध गोरे लोग जो होते हैं वो यहीं इसी रीजन से निकल के आते हैं। इनको कॉकेशियन कहा जाता है। कॉकेशियन मीन्स जो एकदम बहुत गोरे होते हैं उनको कॉकेशियन कहा जाता है। तो वो इसी एरिया के लोग होते हैं। उसमें आर्मेनिया आता है, अजरबैजान आता है, उसमें नागोर्नो कराबाख, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल यहाँ पर एक लड़ाई भी हुई थी नागोर्नो कराबाख को लेकर के, अजरबैजान और आर्मेनिया में। हालांकि उस वार को अजरबैजान जीत लिया था। हालांकि ये जो पूरा एरिया अभी भी रशिया के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, इसलिए मैं इसे रशिया के कैटेगरी में डालता हूँ। फिर से हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। हालांकि यहाँ पर टेक्निकली हमें बात करना चाहिए वेस्ट एशिया की, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में ये एरिया आता है, इसलिए हम इसे वेस्ट एशिया कहेंगे। लेकिन विश्व स्तर पर जो एकेडमिशियन है वो मिडिल ईस्ट के नाम यूज़ करते, क्योंकि जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होता है वो वेस्टर्न व्यू से देखा जाता है। वेस्टर्न व्यू वहाँ पर ब्रिटिश या अमेरिकन या यूरोपियन जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए इस एरिया को वो लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरेबियन कंट्री है, और अरेबियन कंट्री है यहाँ पर सबसे डोमिनेंट कोई कंट्री है तो वह है सऊदी अरेबिया। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से पिन पॉइंट भी कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया हुआ। फिर से यहाँ पर पर्शियन गल्फ आता है जो इन दोनों को अलग करता है, और ईरान यहाँ पर आ जाता है। फिर से यहाँ पर इसके ऊपर इराक आ जाता है, बहुत बड़ा डोमिनेंट कंट्री है। फिर से यूएई जो दुबई है वो यहीं है। फिर कतर है, अल जजीरा यहीं का है। फिर बहरीन हो गया, कुवैत छोटा सा कंट्री, आपको याद होगा 1991 में सद्दाम हुसैन ने फर्स्ट टाइम अटैक किसी कंट्री को किया था। फिर सीरिया हो गया, फिर लेबनान हो गया, फिर यहाँ पर इज़राइल आता है, छोटा सा इज़राइल। फिर फ़लस्तीन आता है, फिर से यहाँ पर जॉर्डन आता है। पहले इज़राइल के बारे में यह है कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इस्लामिक कंट्री है, बट ये एक इकलौता कंट्री जो कि इस्लामिक नहीं है। ये कंट्री एक यहूदी कंट्री है, एक मैं बोल सकता हूँ जो जूइश कंट्री है। हिब्रू बोलता है ये भाषा, ये अरबिक भाषा नहीं बोलता है। सो ये मिडिल ईस्ट ये अरब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। इसके और पड़ोसी जैसे ओमान हो गया, यमन हो गया। सो थैंक्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं इसमें क्या सुधार करूं आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक्स।